आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर। तो कैसे हैं आपसे उम्मीद है कि आपसे एकदम बेहतरीन होंगे और आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी एकदम जोर शोर से कर रहे होंगे। तो आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12 हिंदी के 100 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में 100% लड़ेगा। तो इसलिए आप लोग अपने तैयारी को जांचिएगा। आप लोग 100 में से कितना जवाब देते हैं, आप लोग 100 में से कितना का जवाब 100 में से कितना का जवाब देते हैं, आप लोग कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। और अभी तक आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में न जुड़े और फ्री पीडीएफ नोट्स हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ओवरऑल 6 सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स न लिए तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तो आप लोग को गेस क्वेश्चन का पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा। आप लोग नोट करिए नंबर 62 023 38 462 38 462। आप लोग नंबर नोट करिए 62 023 38 462 62 023 38 462। आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तो आप लोग को पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है दिल हथ छोटा करना, दिल दिल छोटा कर लेना, इसका अर्थ क्या होगा? दिल छोटा करना, आप लोग इसका जवाब दीजिए। तो 1 नंबर का दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दिल छोटा करना मतलब हतोषित होना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन है आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? दूसरा नंबर क्वेश्चन दीजिए, दूसरा का जवाब दीजिए। आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आप लोग दूसरा का जवाब बी राइट हो जाएगा, प्रिय होना। अगर आप लोग का आंसर याद है तो आप लोग कमेंट करते चलिए, आंसर नहीं याद है तो आप लोग इसको याद करते चलिए। अगला क्वेश्चन है लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आप लोग इसका जवाब दीजिए। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, क्रोधित, क्रोध करना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द है, गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? तो गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द होता है अकंसाई, ऑप्शन ए राइट। शिक्षा शब्द क्या है? तो आप लोग इसका कमेंट करिए। तो शिक्षा क्या है? तो शिक्षा एक स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सभा शब्द क्या है? सभा शब्द क्या है? तो सभा एक पुल्लिंग शब्द है। परीक्षा शब्द क्या है? तो परीक्षा शब्द भी पुल्लिंग है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगर आप लोग को आंसर याद है तो कमेंट करिए। घी शब्द क्या है? तो घी एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। वचन के कितने भेद होते हैं? तो वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। जैसे लड़का तो लड़का एक वचन, लड़के बहुवचन हो जाएगा। तो आप लोग इस सभी को जवाब देते चलिएगा। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है अग्नि का परिवाची शब्द है, तो अग्नि का परिवाची शब्द क्या होगा? अग्नि का परिवाची शब्द पावक हो जाएगा, पावक। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है कमल का परिवाची शब्द क्या है? कमल का परिवाची शब्द क्या होगा? तो कमल का परिवाची, आप लोग इसका जवाब दीजिए। तो 11 नंबर का, तो इसका बी राइट हो जाएगा। कमल का परिवाची होता है सरोज, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द है, जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द क्या है? तो आप लोग 12 का जवाब दीजिए। तो जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द क्या है? तो जो बहुत बोलता है उसको क्या कहते हैं? तो जो बहुत बोलता है उसको वाचाल कहते हैं, ऑप्शन ए राइट। 13 नंबर क्वेश्चन है जो पुरुष अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या है? जो पुरुष अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या है? तो 13 का जवाब दीजिए। जो पुरुष अभिनय करे, तो जो पुरुष अभिनय करे उसे अभिनेता कहते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द क्या होता है? अगला 14 नंबर क्वेश्चन है जल में रहने वाली सेना के लिए अर्थ क्या होता है? तो एगो आर्मी होता है, से एगो होता आर्मी, जैसे अग्निवीर का हो गया, एगो नेवी हो गया, एगो और क्या होता है, एयरफोर्स होता है। तो जो जल में रहता है, तो जल में रहता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जल में रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे नौसेना कहते हैं। एयरफोर्स तो नौसेना हो गया, अग्निवीर तो अग्नि सेना मतलब अग्निवीर, और हवाई सेना एयरफोर्स तो भूसेना हो जाएगा। तो भूसेना, ऑप्शन ए राइट। तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? तो तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द होता है कुशाग्र बुद्धि, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कमल नयन शब्द में कौन समास है? कमल जिसका समान हो, कमल के समान नयन हो तो उसे क्या कहते हैं? उसका कर्मधारय हो जाएगा। आजीवन शब्द में कौन समास है? आजीवन, यथा संभव बेभर प्रति से अगर लगा रहे तो इसे अव्ययी समास हो जाएगा। या इस शब्द का रिपीट होगा, जैसे कि धीरे धीरे, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे, किंतु किंतु, परंतु परंतु, अगर ऐसे रहेगा तो ऐसा अव्ययी समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अग्रज और अनुज शब्द में कौन समास है? अग्रज मतलब बड़ा और छोटा शब्द में कौन समास है? अग्रज का मतलब बड़ा और अनुज का मतलब छोटा होता है। तो अग्रज अनुज समास में कौन समास है? तो यह हो जाएगा द्वंद्व, क्योंकि बीच में डैश है। जैसे माता पिता रहता है, माता और पिता, तो ये भी होता है भाई बहनी से रहता है। नवरत्न शब्द में कौन समास है? तो यहाँ पर ही संख्या का बोध हो रहा है। नवरत्न शब्द में कौन समास है? तो यहाँ संख्या का बोध हो रहा है, तो यह द्विगुणी समास हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट। अगला क्वेश्चन है आयुष्मान का परिवाची शब्द क्या है? आयुष्मान का परिवाची शब्द क्या है? आयुष्मान का परिवाची शब्द, आयुष्मान का परिवाची शब्द चिरंजीवी हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट होगा, इसका ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का परिवाची शब्द क्या है? पृथ्वी का परिवाची शब्द क्या है? पृथ्वी का परिवाची शब्द क्या होता है? तो पृथ्वी का परिवाची शब्द भूमि होता है, भू, भूमि, मेदिनी, वसुधा, वसुंधरा। संधि के कितने भेद है? संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितना 3 गो भेद होता है, संधि के 3 भेद होते हैं। आप लोग तीनों को नाम बताइए तो कमेंट करके। अगला है क्वेश्चन दिगंबर शब्द का
दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दिक प्लस अंबर हो जाएगा, दिक प्लस अंबर, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? यशोदा शब्द का संधि विच्छेद तो क्या होगा इसका? यह जोड़ दा, यह जोड़ दा हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट। अगला क्वेश्चन है तपोवन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तपोवन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? 25 का जवाब दीजिए आप लोग, 25 का जवाब दीजिए। तो तपोवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तपोवन शब्द का तन संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तप जोड़ बल हो जाएगा, तप जोड़ बल, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या है? वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद है तो वार्ता प्लस लाप या वार्ता प्लस अलाप, तो वार्ता प्लस अलाप हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है महेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है? महेश शब्द का संधि विच्छेद क्या? तो इसका हो जाएगा महाजोड़ ईस, महाजोड़ ईस हो जाएगा, महाजोड़ ईस, ऑप्शन डी राइट। कठोर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? कठोर शब्द का विलोम, विलोम के मतलब उल्टा होता है, तो कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? तो कठोर का विलोम कोमल हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा? स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा? स्तुति शब्द का विलोम, तो स्तुति का क्या होगा? स्तुति का प्रशंसा, जैसे किसी को ठेस पहुंचाना, तो उसका उल्टा प्रशंसा हो जाएगा। अगला है कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा? कनिष्ठ शब्द का विलोम, तो कनिष्ठ शब्द का विलोम ज्येष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है अंतरक शब्द का विलोम क्या होगा? अंतरक शब्द का विलोम क्या होगा? तो अंतरक शब्द का विलोम बहिरंग हो जाएगा, अंतरक का बहिरंग, ये राइट हो जाएगा, इसका ए बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन है तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? तो तिमिर का विलोम क्या होगा? तो आप लोग इसको जवाब दीजिए। तो तिमिर शब्द का विलोम क्या होता है? तो तिमिर का होता है प्रकाश। कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? कृष्ण का शुक्ल होगा, इसका कृष्ण का शुक्ल, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है विज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग होता है ना जो शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय होता है जो शब्द के अंत में लगता है। तो विज्ञान शब्द में उपसर्ग तो वी हो जाएगा, तो इसमें बी उपसर्ग हो जाएगा, बी उपसर्ग। और पुरातन शब्द में उपसर्ग तो इसमें पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आदिकाल शब्द में उपसर्ग कौन है? आदिकाल शब्द में उपसर्ग कौन है? आप लोग 36 का जवाब दीजिए। आदिकाल शब्द में उपसर्ग कौन हो जाएगा? तो 36 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ममेरा शब्द में प्रत्यय कौन है? तो ममेरा शब्द में प्रत्यय कौन है? मम एरा, एरा हो जाएगा, एरा, एरा प्रत्यय होता है जो शब्द के अंत में लगता है, तो ममेरा, एरा, मम एरा, तो एरा हो जाएगा। अगला पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पढ़ाई, आई, पढ़ाई आ रहा है, तो पढ़ाई शब्द में आई उपसर्ग हो जाएगा। दिखावट शब्द में कौन पढ़ते हैं? दिखावट शब्द में कौन पढ़ते हैं? दिखावट, 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 वट हो जाएगा, दिखावट। अगला क्वेश्चन है शास्त्र शब्द का विशेषण क्या होगा? 40 का जवाब दीजिए। तो आप लोग शास्त्र शब्द का विशेषण क्या होगा? तो शास्त्र शब्द का विशेषण शास्त्रीय होगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रंग शब्द का विशेषण क्या होगा? रंग शब्द का विशेषण क्या होगा? तो रंग शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? रंग शब्द का रंगबाज हो जाएगा, रंगबाज, रंगदार नहीं रंगबाज। वेद शब्द का विशेषण क्या होगा? वेद शब्द का विशेषण क्या होगा? तो वेद शब्द का विशेषण क्या होगा? वैदिक हो जाएगा, वेद शब्द का विशेषण, ऑप्शन है। आचार्य शब्द में कौन समास है? तो आचार्य शब्द न जातिवाचक, जितने भी आचार्य है सभी का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर ही व्यक्तिवाचक हो जाएगा, सी राइट। अगला क्वेश्चन है चतुराई शब्द में कौन संज्ञा है? चतुराई शब्द में कौन संज्ञा है? आप लोग 44 का जवाब दीजिए। चतुराई शब्द में कौन संज्ञा है? तो चतुराई शब्द में कौन संज्ञा है? आप लोग 44 का जवाब दीजिए। तो चतुराई शब्द में कौन संज्ञा है? तो चतुराई शब्द में ना आप लोग जवाब दीजिए चतुराई, तो यहाँ पर ही गुण का बोध हो रहा है, तो भाववाचक, सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुच्छा शब्द में कौन संज्ञा है? गुच्छा, गुच्छा शब्द में कौन संज्ञा है? आप लोग 45 का जवाब दीजिए। गुच्छा शब्द में कौन संज्ञा है? 45 का जवाब दीजिए। गुच्छा, तो गुच्छा समूह में रहता है, तो यह समूहवाचक, जैसे चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा और क्लास, इसे हो गया जो गुच्छा हो गया, केला का घोंद, इसे हो गया। अगला 46 नंबर क्वेश्चन है प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? अगर प वर्ण का प, फ, प हो गया, फ हो गया, ब हो गया, भ और यह मर है, तो इसे क्या हो? इसे प वर्ग होगा। तो ये प वर्ग किसे होता है? कंठ तालु ओष्ठ, ओष्ठ से होता है। और क ख ग घ अंग रहेगा तो वह कंठ से होगा। द का उच्चारण स्थान क्या है? तो द का उच्चारण स्थान क्या है? तो त हो गया, थ हो गया और द, और यहाँ पर ध और उसके बाद न, तो इसका उच्चारण स्थान दंत होता है, तो इसका दंत हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान में रख लीजिए, कोई पूछ सकता है। क का उच्चारण स्थान क्या है? क का उच्चारण स्थान क्या है? तो क हो गया, ख हो गया, उसके बाद ग, घ और टवर्गी न, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा, ऑप्शन ए राइट। क का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो क का उच्चारण स्थान डी राइट हो जाएगा, कंठ हो जाता है। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 गो भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद आता है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो आप लोग इसको कमेंट करिए। तो पेड़ से पत्ते गिरते किस कारक का उदाहरण है? तो कारक के 8 भेद है। कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान से
अपादान से होता है अलग होने के लिए, तो यह अपादान कारक हो जाएगा। कारक चिन्ह का उदाहरण है, करण कारक का उदाहरण चिन्ह है, तो आप लोग इसको जवाब दीजिए। करण कारक चिन्ह का उदाहरण है, तो करण करण से होता है, करण से होता है से द्वारा। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर बुक का क्वेश्चन है। बालकृष्ण भट्ट रचित निम्न में से कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट रचित रचना निम्न में से कौन है? 52 का जवाब दीजिए। बालकृष्ण भट्ट रचित रचना निम्न में से कौन है? 52 का आप लोग जवाब दीजिए, तो 52 का डी राइट हो जाएगा। बातचीत है जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचा गया, और बातचीत पाठ की कौन सी विद्या? तो एक निबंध है। और बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को हुआ था। उनका मृत्यु 20 जुलाई 1914 को हुआ था। तो ये सभी आप लोग कमेंट करते जवाब याद कर लीजिए। सूबेदार ने किस शीर्षक कहानी की पात्रा है? सूबेदार ने किस शीर्षक कहानी की पात्रा है? आप लोग 53 का जवाब दीजिए। सूबेदार ने किस शीर्षक कहानी की पात्रा है? 53 का आप लोग को जवाब दीजिए। सूबेदार ने किस शीर्षक कहानी की पात्र है? तो 53 में हो जाएगा उसने कहा था कहानी का पात्र है सूबेदारनी और लहना सिंह। उसके बाद है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? आप लोग जवाब दीजिए 54 नंबर। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो एगो चरित्र प्रधान कहानी है या क्रम प्रधान कहानी है। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है? तो आप लोग इसको जवाब दीजिए। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन हो जाएगा? अर्धनारीश्वर। और संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण के द्वारा रचा गया, त्रिक्ष उदय प्रकाश के द्वारा, और शिक्षा जे कृष्णमूर्ति के द्वारा। तो आप लोग इस सभी को याद कर लीजिए। उसके 56 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका जन्म स्थान हो जाएगा सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में इनका जन्म हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे? रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे? आप लोग 57 नंबर का जवाब दीजिए। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे? आप लोग 57 का जवाब दीजिए, तो यह छाया बहादुर युग के कवि थे, डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शीर्षक कहानी में ग्रेगरिन का उल्लेख है? निम्न में से किस शीर्षक कहानी में ग्रेगरिन का उल्लेख है? 58 का आप लोग जवाब दीजिए। निम्न में से किस शीर्षक कहानी में ग्रेगरिन का उल्लेख है? 58 का जवाब दीजिए। तो 58 का क्या हो जाएगा? ग्रेगरिन का उल्लेख रोज कहानी में है, तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? तो रोज शीर्षक कहानी की नायिका मालती है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, अज्ञे के पिता का नाम क्या था? अज्ञे के पिता का नाम क्या था? तो आप लोग इसको जवाब दीजिए। तो अज्ञे के पिता का नाम क्या था? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अज्ञे के पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। 61 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? तो आप लोग 61 का जवाब दीजिए। तो भगत सिंह की रचना हो जाएगा एक लेख और एक पत्र। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण के द्वारा रचा गया, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा, वो सदानीरा। आप लोग कमेंट करिए। उसके बाद चौर कैसे ताल है? तो चौर कैसे ताल थे? तो उथिले, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, विष्णु किस शीर्षक एकांकी की पात्रा है? विष्णु किस शीर्षक एकांकी की पात्रा है? 63 का जवाब दीजिए। विष्णु किस शीर्षक एकांकी की पात्रा है? तो आषाढ़ का एक दिन हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा? तो इसका सिपाही की माँ का हो जाएगा। विष्णु किस शीर्षक एकांकी की पात्रा है? तो सिपाही की माँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओ सदानीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार है। ओ सदानीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार है, तो कौन हो जाएगा? ओ सदानीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? आप लोग 64 का जवाब दीजिए। ओ सदानीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हो जाएगा? जगदीश चंद्र माथुर। और भगत सिंह एक लेख और एक पत्र के हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप लोग कमेंट करके बताइए। नामवर सिंह को भी आप लोग कमेंट करके बताइए। बहुजन संप्रेषण के माध्यम से नामक पुस्तक रचिता कौन है? बहुजन संप्रेषण के माध्यम नामक पुस्तक रचिता कौन हो जाएगा? तो आप लोग 65 का जवाब दीजिए। तो 65 का हो जाएगा आप लोग का, इसका हो जाएगा मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक रचयिता कौन होगा? 66 का जवाब दीजिए। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक रचयिता कौन हो जाएगा? 66 का जवाब दीजिए। तो 66 का हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला 67 नंबर क्वेश्चन है, ओम प्रकाश और कलीराम किस शीर्षक पाठ के पात्र है? ओम प्रकाश और कलीराम किस शीर्षक पाठ के पात्र है? तो आप लोग 67 का जवाब दीजिए। ओम प्रकाश और कलीराम किस शीर्षक पाठ के पात्र है? तो इसका हो जाएगा जूठन के है, यह जूठन के हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी, यह कथन किस शीर्षक किस लेखक का है? आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी, यह कथन किस लेखक का हो जाएगा? तो 68 का जवाब दीजिए। तो आप लोग 68 का जवाब दीजिए। तो 68 का हो जाएगा जे कृष्णमूर्ति। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के लेखक है। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो आप लोग 69 का जवाब दीजिए। हंसते हुए मेरा अकेलापन का मल्यज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिरिच शीर्षक कहानी किस प्रकार की रचना है? तिरिच शीर्षक कहानी किस प्रकार की रचना है? आप लोग 70 का जवाब दीजिए। तिरिच शीर्षक कहानी किस प्रकार की रचना है? तो एक जादुई यथार्थ की कहानी हो जाएगा, जादुई यथार्थवादी। जे कृष्णमूर्ति की रचना निम्न से कौन है? जे कृष्णमूर्ति की रचना निम्न से कौन हो जाएगा? 71 का जवाब दीजिए। तो जे कृष्णमूर्ति का रचना शिक्षा हो जाएगा। बातचीत बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचा गया, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा, रोज अज्ञे के द्वारा। तो आप लोग इस सभी को याद जरूर करिएगा।
उसके बाद आता है 72 नंबर क्वेश्चन। लीडबेटर के अनुसार जे कृष्णमूर्ति क्या थे? लीडबेटर के अनुसार जे कृष्णमूर्ति क्या थे? लीडबेटर के अनुसार जे कृष्णमूर्ति क्या थे? तो आप लोग इसको कमेंट करिए। तो लीडबेटर के अनुसार ना जे कृष्णमूर्ति एगो विश्व शिक्षक थे। अगला 73 नंबर क्वेश्चन है, ओराव भाषा में धाकड़ शब्द का अर्थ है? तो आप लोग इसको कमेंट करिए। तो ओराव भाषा में धाकड़ शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ओराव भाषा में धाकड़ शब्द का अर्थ भारे का मंजूर होता है। और कहाँ से आते? तो पश्चिमी बिहार से आए थे। अगला है 74 नंबर क्वेश्चन, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में? गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? आप लोग 74 का जवाब दीजिए। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में? 74 का आप लोग जवाब दीजिए। तो गंडक नदी की चर्चा ना ओ सदनिया शीर्षक पाठ में है। 75 नंबर है, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर आसीन रहे हैं? रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर आसीन रहे हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर ना भागलपुर विश्वविद्यालय के में ना उप कुलपति रह चुके हैं। उसके बाद है 76 नंबर क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो अर्धनारीश्वर एक निबंध हो जाएगा। और उसके बाद है, स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना या उक्ति है? तो आप लोग 77 का जवाब दीजिए। स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना उक्ति है। तो किसकी उक्ति हो जाएगा? 77 का बालकृष्ण भट्ट का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता क्या हो जाएगा? तो आप लोग इसका जवाब दीजिए। प्रकृति वर्णन से संबंधित तो उषा हो जाएगा। और उषा किसके द्वारा रचा गया है? तो शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा। और इसको बताइए तो हार जीत कौन लिखे हैं? आप लोग कमेंट करिए। और छप्पे नाभादास के द्वारा और अधिनायक रघुवीर सहाय के द्वारा। उसके बाद है, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? काफी ज्यादा बार पूछा गया। कवियों का कवि यानी महाकवि किसे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को ना कवियों का कवि यानी महाकवि कहा जाता है। उसके बाद आता है, मुक्तिबोध का नाम क्या है? मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? तो मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? आप लोग कमेंट करिए। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन सी राइट। ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे? ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे? तो आप लोग 81 का जवाब दीजिए। ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे? तो यह एक काराधीक्षक थे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन हो जाएगा? आप लोग 82 का जवाब दीजिए। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन हो जाएगा? तो आप लोग 82 का जवाब दीजिए। तो गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन हो जाएगा? तो गांव का घर का हो जाएगा इसका ज्ञानेंद्र पति। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? 83 का जवाब दीजिए। 83 का हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ? तो आप लोग 84 का जवाब दीजिए। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, राजापुर बांधा उत्तर प्रदेश। कवि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? कवि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? आप लोग 85 का जवाब दीजिए। कवि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो वात्सल्य रस पाया जाता है। कवि भूषण की कविता में वात्सल्य रस। ऑप्शन ए राइट। अगला 86 नंबर क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य निम्न से कौन है? जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य निम्न से कौन है? जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य निम्न से कौन है? आप लोग 86 का जवाब दीजिए। तो जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य निम्न से कौन है? तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा ना रामायण रचा गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? इसको कमेंट करिए। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा सैयदपुर। अगला क्वेश्चन है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो आप लोग इसको जवाब दीजिए। तो 59 का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुत्र वियोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? पंचायती राज में खो गए जैसे पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो 90 का आप जवाब दीजिए। तो इसका हो जाएगा जन जन की चेहरा एक। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला था? तो भिलाई छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो आप लोग 92 का जवाब दीजिए। तो 92 का हो जाएगा जन जन की चेहरा एक। दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक, यह हो जाएगा अधिनायक का। ऑप्शन डी राइट होगा शायद। आप लोग इसको कमेंट करिएगा। उसके बाद है, छत्रसाल दशक की शीर्षक कीर्तिक रचनाकार है। छत्रसाल दशक के शीर्षक कीर्तिक रचनाकार कौन हो जाएगा? 93 का जवाब दीजिए। छत्रसाल दशक शीर्षक कीर्तिक रचनाकार कौन हो जाएगा? तो छत्रसाल के हो जाएगा, इसका हो जाएगा नाभादास। कवि कवि जायसी की रचना निम्न से कौन है? तो मल्लिक मोहन जायसी की रचना करवक हो जाएगा। उसके बाद है, चित्ररेखा नामक रचना के रचयिता कौन है? चित्ररेखा नामक रचना के रचयिता कौन हो जाएगा? 95 का आप लोग कमेंट करिए। चित्ररेखा नामक रचना के रचयिता कौन होगा? 95 का आप लोग कमेंट करिए। तो 95 का हो जाएगा आप लोग का जायसी, डी राइट।
अगला क्वेश्चन है, जैसे किस शक्ति भक्ति के शाखा के कवि है? जैसे किस भक्ति शाखा के कवि? आप लोग 96 का जवाब दीजिए। जैसे किस भक्ति शाखा के कवि है 96 का? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा प्रेम मार्गी। सूरदास किस काल के कवि है? सूरदास किस काल के कवि थे? तो सूरदास थे ना जो भक्ति काल के कवि थे। अगला 99 नंबर क्वेश्चन, 98 नंबर क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक में सूरदास रचित पद कहाँ से संकलित है? पाठ्य पुस्तक में सूरदास रचित पद कहाँ से संकलित है? तो यह सूर सागर से लिया गया है, ऑप्शन बी राइट। तुलसीदास रचित सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है? आप लोग 99 को कमेंट करिए तो इसका रामचरित्र मानस हो जाएगा। और 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में लोकनायक कहे जाते हैं, तो निम्न में लोकनायक कौन कहा जाता है? आप लोग इसको कमेंट करके जवाब बताइएगा। आप लोग 99 नंबर क्वेश्चन को कमेंट जरूर करिएगा, आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा। तो यह वीडियो कैसा लगा आप लोग को? अब इसका देख लेते, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में ना निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखे, मतलब 6 गो निबंध देगा और प्रत्येक के लिए कितना 8 नंबर देगा, और 6 गो में से मात्र एगो का बनाना है और एगो के लिए 8 नंबर। तो आप लोग इसको जरूर कर लीजिएगा। मेरे प्रिय रचनाकार और मेरे प्रिय कवि, मेरा प्रिय खेल और हमारे त्यौहार, प्राकृतिक संसाधन, उसके बाद छात्र जीवन, ये चारों को कर लीजिएगा। चारों को में से एगो टपक सकता है आपके एग्जाम में। उसके बाद इसको आप लोग जरूर करिएगा। आप लोग को दूसरा नंबर में आएगा, निम्नलिखित में से ना किन्हीं 2 अवतरणों की व्याख्या करें, तो आप लोग इसको कमेंट जरूर करिएगा। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग को? उसके बाद आता है, ये सभी कर लीजिएगा। उसके बाद आएगा, अपने अपने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें विलंब दंड माफ करने का अनुरोध किया गया, अथवा वार्षिक परीक्षा की तैयारी का उल्लेख करते हुए पिताजी को एक पत्र लिखे। उसके बाद 2 नंबर वाला आएगा, तो आप लोग 2 नंबर वाला 10 को में से 5 को का जवाब दीजिएगा। उसके बाद आप लोग को 5 नंबर वाला आएगा। तो कैसा लगा यह वीडियो? कैसा लगा यह वीडियो? आप लोग कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और अभी तक ग्रुप तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट कर दीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोग को नंबर देना, आप लोग इस पर कांटेक्ट करेंगे तो आप लोग को बिल्कुल फ्री में व्हाट्सएप PDF नोट्स दे दिया जाएगा, और आप लोग से 1 रुपया भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो आप लोग जो हमको सपोर्ट करिए, और जल्दी से जल्दी कितना 1000 सब्सक्राइबर, 1000 मतलब 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने का प्रयास करें। 1000 सब्सक्राइबर आप लोग कंप्लीट करवा दीजिएगा तो आप लोग से हम मिलेंगे भी। तो आप लोग 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दें। और अगला किस वीडियो पर टॉपिक चाहते हैं, और आप लोग अपना सेल्फ स्टडी को ध्यान दीजिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।